22 अप्रैल को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक हीनस एक्ट हमने देखा पहलगाम में। 7 मई को भारत ने उसको रिवेंज किया है ऑपरेशन सिंदूर से। और इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 मेजर टेरर साइट्स को अटैक किया। और इस अटैक की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इन सारे अटैक्स में से एक अटैक ऐसा भी है जो पाकिस्तान टेरिटरी में भी किया है। और इस पूरे अटैक में एक इंपॉर्टेंट बात और ये रही कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस ना किए हुए बिना भी अपने टेरिटरी में रहते हुए भी हमने एक थेटर कमांड के थ्रू इन सारे साइट्स को बॉम्ब किया। और इस बॉम्बिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के 5 मेजर रामबाण हम जिसको कहते हैं। और ये वो वेपन सिस्टम्स हैं जिसने प्रूव कर दिया है कि इंडिया की वॉर सुप्रीमेसी अपने नेबर से कहीं ज्यादा है। और इन सब वेपन सिस्टम्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम हमको देखने मिलता है ये हैमर, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। हैमर और हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक ऐसा किट सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने वॉरहेड्स को लेजर गाइडेड बॉम्ब जैसा बना देते हैं। ये जनरली एक किट है जिस किट में एक एक्सटेंडेड मोटर और एक लेजर गाइडिंग प्रोग्राम है जिसमें हम एक 250 केजी से लेकर के 1000 केजी तक का एक वॉरहेड या एक बॉम्ब रख सकते हैं और वो एक अनगाइडेड बॉम्ब गाइडेड बॉम्ब जैसा बन जाता है, जिससे हमको अपने एमिनिशंस को किसी बैटलफील्ड में ना जाते हुए बिना भी या बैटलफील्ड से दूर रहते हुए बिना के साथ भी हम इस एमिनिशन को यूज कर सकते हैं। तो ये हैमर एक ऐसा मिसाइल सिस्टम, एक ऐसा बॉम्बिंग सिस्टम बन जाता है या लेजर गाइडेड बॉम्बिंग सिस्टम बन जाता है जिसमें हमको रेंज मिल जाती है 60 किलोमीटर से ज्यादा अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड से मारते हैं, यानी कि अपने फाइटर जेट से उसको प्रॉपल करते हैं, या 15 किलोमीटर तक की मिल जाती है जब हम लो ऑल्टीट्यूड से उसको किसी एक जगह पर प्रॉपल करते हैं, वो चाहे कोई एक ड्रोन हो, चाहे कोई एक और छोटा हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा हो, उससे भी हम इसको प्रॉपल कर सकते हैं। इसमें दो तरीके के फ्यूज सेटिंग्स मिल जाते हैं। एक इम्पैक्ट फ्यूज सेटिंग है। फ्यूज सेटिंग का मतलब है जब बॉम्ब किसी जगह पर गिरेगा तो कैसे गिरता है, क्या एक हार्ड टारगेट पे गिरेगा उसके बाद बॉम्ब फूटेगा, या किसी एक सॉफ्ट टारगेट पे भी लग के वो बॉम्ब फूट सकता है। यहाँ जब हैमर बनाया जाता है या हैमर किट हम किसी एक बॉम्ब में लगाते हैं तो हमें दोनों तरीके के फ्यूज सिस्टम्स मिल जाते हैं, जहां पर वो एक हार्ड सरफेस पे अगर बॉम्ब गिरे तो भी ब्लास्ट हो सकता है, एक सॉफ्ट टारगेट पे भी अगर बॉम्ब लगे तो भी उसको ब्लास्ट किया जा सकता है। इस बॉम्ब की एक और अच्छी खासियत ये हो जाती है कि अपने एंड ऑफ फ्लाइट तक, जब तक ये चल रहा है वहां तक जीपीएस कंट्रोल होता है। और जीपीएस कंट्रोल होने के साथ साथ इसमें अगर हम एक इनिशियल टारगेट दे दें, पहले से ही हम अपना एक टारगेट सेट कर लें, फिक्स कर दें कि हमको यहां तक पहुंचना है या इस टारगेट को मारना है, तो वो प्रिसीशन से उस टारगेट को जाकर के हिट कर सकता है विदाउट एनी चेंज ऑल्सो। साथ ही साथ इस पूरे बॉम्बिंग सिस्टम का एक और एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स फ्लाइट, जब ये चल रहा है उस समय पर अगर इसका जीपीएस सिग्नल लॉस हो जाता है या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग प्रोग्राम्स के थ्रू किसी तरीके से सिग्नल्स को जैम कर दिया जाता है, इसके जो गाइडेंस सिस्टम है उसको जैम कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट भी ये काम कर सकता है। और अगर इसको जैम भी कर दें तो भी ये बॉम्ब जाकर के अपने टारगेट को हिट करेगा। यानी कि एक रामबाण है, एक बार चला गया तो रोक नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी ने डाला है। मेजर जो मेजर साइट्स रही हैं उस पर इंपैक्ट इसने डाला है। अब इसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो बॉम्बिंग सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। इसकी एक्यूरेसी है 1 से 3 मीटर्स तक की, और 1 से 10 मीटर्स सर्कुलर एक्यूरेसी को अगर हम समझें तो 1 से 10 मीटर सर्कुलर एक्यूरेसी को अगर हम समझें तो इसका मतलब यह है कि बिना किसी कोलेटरल डैमेज के भी हम अपने पिन पॉइंटेड टारगेट को हिट कर सकते हैं। और यही हमको देखने भी मिला। इंडिया ने बॉम्ब किया टेररिस्ट साइट को, लेकिन जो सिविलियन डैमेज है या कोलेटरल डैमेज है इंडिया के इस प्रोग्राम में बहुत कम रहा है, जो हमको देखने भी मिला। और ये इंटरनेशनली हमको बहुत अप्लॉज भी मिला कि हमने इतने पिन पॉइंटेड तरीके से इन टेरर साइट्स को हिट कर पाए। और उसका सबसे अच्छा या सबसे बेसिक कारण क्या है? वो है हैमर। हैमर को अगर हम समझेंगे तो हैमर हमारे एडवांस सिस्टम्स में फ्रांस से हमको मिला। ये पूरी किट हमको फ्रांस से मिली है, जिसमें दो किट्स हैं। एक लेजर किट है जो एक वायर्ड कनेक्टिविटी के थ्रू एक
रॉकेट मोटर किट के साथ जुड़ जाती है। ये रॉकेट मोटर किट आपको यहाँ पे देखने मिलेगी जो इसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकती है। तो 15 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक की रेंज तक ये हिट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं भी करेंगे तो अपनी टेरिटरी से इस बॉम्ब को, लेजर गाइडेड बॉम्ब को भेज सकते हैं और टेरर साइट्स को अटैक कर सकते हैं। सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण यहाँ पर रहा है या रामबाण को लाने वाला रहा है, वो है रफाल। रफाल एक मेजर फाइटर जेट जो हमने फ्रांस से प्रोक्योर किया और 2019 के बाद इंडियन एयरफोर्स में रफाल आकर के जुड़ा। ये रफाल एक ऐसा ट्विन इंजन फाइटर जेट है जिसमें 2 इंजन लगे हुए, 2 इंजन वाला फाइटर जेट है जो फास्ट चल सकता है और साथ ही साथ 3000 किलोमीटर से ज्यादा तक की दूरी तक ये एक बार में जा सकता है। इसलिए ये एक एयर सुप्रीमेसी देता है, एरियल रिकॉग्निशंस देता है, यानी कि स्टेल्थ प्रोग्राम बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन पर जा सकता है, जिससे हम जो एनिमी रडार्स हैं उसको बाईपास भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इन डेप्थ स्ट्राइक करने में ये हेल्पफुल हो जाता है। रफाल यहां पर एक फ्लाइट सुप्रीमेसी तो देता है, एयर सुप्रीमेसी तो देता है, साथ में हमको रफाल में एक चीज और देखने मिलती है और वो है रफाल की वेपनरी। रफाल के साथ हमने वेपनरी को प्रोक्योर किया और हमने बहुत एडवांस वेपनरी को प्रोक्योर करना हमारा एक मेजर टारगेट था, जिसको अदरवाइज यूरोपियन कंट्रीज से हम प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे। और इन मेजर वेपनरीज में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट वेपनरीज हैं जो हमको रफाल के साथ देखने मिलती है। एक है स्कैल्प, जिसको स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं ब्रिटिश में, या ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिस्टम है, और दूसरी है इन सब में मीटियोर, जिसको हमने एक्सटेंसिवली यूटिलाइज किया है अभी पाकिस्तान के टेरर साइट्स को अटैक करने की। इसमें अगर हम समझेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ये स्कैल्प, जिसको हम कहते हैं स्टॉर्म शैडो मिसाइल। ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिस्टम अगर आप देखेंगे तो एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जिसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस मिसाइल सिस्टम में हमको 2 वॉरहेड्स देखने मिलते हैं। 2 वॉरहेड्स का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 अलग अलग बॉम्ब्स एक ही मिसाइल में रखे हुए। अब इस मिसाइल में होता क्या है कि इस मिसाइल का जो फ्रंट एंड पार्ट है, जैसे ही किसी टारगेट पे लगता है वो एक बहुत हॉट प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है, जिससे 6 मीटर तक का भी अगर कंक्रीट होगा या स्टील होगा, वो स्टील गल जाएगा। उसके बाद इस मिसाइल के अंदर रखा हुआ मेजर बॉम्ब या इंपॉर्टेंट बॉम्ब बाहर निकलता है और वो बॉम्ब टारगेट कर सकता है बंकर्स को, अंडरग्राउंड लोकेशंस को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम बन गया है स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिस्टम। ये 250 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकता है, 1300 किलोमीटर तक के 1300 केजीज तक के वेट को ले जा सकता है, लास्ट और पेनिट्रेटर है। साथ में क्या है, इसमें जीपीएस बेस्ड गाइडेंस मिल जाती है, तो टू द पॉइंट गाइडेंस कर सकते हैं हम, एक्यूरेसी के साथ गाइडेंस कर सकते हैं, ये तो है ही। साथ ही साथ इसका जो ब्रोश है, ब्रोश जो कि बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस ऑगमेंटेड चार्ज है, जो डबल वॉरहेड सिस्टम है, वो इसको और एडवांस बना देता है और ज्यादा घातक बना देता है। अगर हम इसको समझें तो इस मिसाइल सिस्टम का 3 मेजर एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं। पहला, तो इस मिसाइल सिस्टम को रफाल के थ्रू या हमारे इवन मिराजेस में भी हम इसको ला सकते हैं, बट अभी हमारे पास ये रफाल में ही है। रफाल से लॉन्च किया जा सकता है और रफाल से लॉन्च करने के बाद ये मिसाइल डिप कर जाता है। डिप करने से इसका फायदा क्या है, या बहुत लो फ्लाइंग पे चला जाता है। लो फ्लाइंग से इसका फायदा क्या होता है, ये आसपास के जो भी एनिमी रडार सिस्टम्स हैं उसको इजीली बाईपास कर सकता है। फिर जब ये एक्चुअल साइट पे पहुंचता है तो ये फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है। ऊपर जाने पर इस मिसाइल सिस्टम के आगे की तरफ जो आईआर सेंसर्स हैं और आईआर के अलावा रडार ऑल्टीमीटर्स हैं या वेपन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वो अपने टारगेट को पिन पॉइंटेड फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद ये मिसाइल हिट करता है अपने टारगेट को। अब ये जब अपने टारगेट को हिट करता है तो ये 2 फॉर्म्स में हिट करता है। पहला, इसका पहला इनिशिएटर या पेनिट्रेटर बॉम्ब निकलता है। वो पेनिट्रेटर बॉम्ब किसी भी सरफेस पर जाकर के उस सरफेस में एक होल क्रिएट करेगा। उसके बाद इसका एक्चुअल वॉरहेड या एक्चुअल बॉम्ब बाहर निकलेगा, जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स या अंडरग्राउंड लोकेशंस, ब्रिजेस या एयरफील्ड्स है,
उन सब में पेनिट्रेट करके ग्राउंड के नीचे भी अपने वॉरेट्स को भेजकर हिट कर सकते हैं अपने टारगेट्स को, जो इसका एडवांस फॉर्म बन गया। और यही मुद्रिके में हुए जो एयर स्ट्राइक्स हैं उसको हम देख, वही हमको यहाँ पर स्कैल्प की ही सारी मैकेनिज्म्स देखने मिलते हैं। मुद्रिके में हुए जो एयर स्ट्राइक्स हैं उसमें हमको देखने मिलता है कि एक मॉस्क के अंदर एक बड़ा सा होल देखने मिलता है, और होल के बाद अंडरग्राउंड बड़ा एक्सप्लोजन देखने मिलता है, जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट को हमने कॉम्बैट किया या बहुत सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। अब हमको ये भी देखने मिलता है कि ये स्कैल्प का ही काम है, ये रफाल में लगा हुआ जो स्कैल्प है या स्टॉर्म शैडो है जिसके थ्रू ये हो सकता है। ये मिसाइल सिस्टम इंडिया के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, अभी यूक्रेन ने भी इसको यूज किया है। ये बड़ा ही एडवांस मिसाइल सिस्टम है, और अगर ये मिसाइल सिस्टम हमारे पास है और ये वाला रामबाण हमारे पास है तो हम ये कह सकते हैं कि अब आतंकवादी अगर जमीन के नीचे भी छुप जाएगा तो वहां से हम निकाल के उसको मार सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम या तीसरा इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम हमको जो देखने मिलता है वो है रफाल के साथ आया एक और मिसाइल सिस्टम जो है मिटेओर। मिटेओर एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसको इंडिया बाद में रीफैब्रिकेट भी कर रहा है या री इंजीनियर भी कर रहा है, और हम एक त्रिशूल मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं मिटेओर को यूज करके, जो कि बाद में हम सुखोई 30 एटसेट्रा में भी यूज कर सकते हैं। अभी रफाल के साथ ये मिटेओर अवेलेबल है इंडिया में। मिटेओर एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो दोनों टाइप की मिसाइल सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली मिटेओर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का मतलब क्या है? दो तरीके के मिसाइल सिस्टम्स है, विद इन द रेंज एयर मिसाइल सिस्टम्स है या बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 से 60 किलोमीटर के रेंजेस के बियॉन्ड हो सकते हैं, वहां तक जाकर के टारगेट कर सकते हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में हम एयर से इसको टारगेट की तरफ भेज सकते हैं, एयर में भी टारगेट को मार सकते हैं, और एयर के अपार्ट सरफेस में भी जाकर के हम टारगेट्स को मार सकते हैं। तो ये ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में या बहुत दूर पर अवेलेबल कोई साइट्स है उनको हम आसानी से इसके थ्रू टारगेट कर सकते हैं। अब इस मिटेओर मिसाइल सिस्टम्स का एक और एडवांटेज ये है, ये मल्टी शॉट कैपेबिलिटी में आता है। एक बार आप इस मिसाइल सिस्टम को छोड़ोगे, एक बार में एक से ज्यादा टारगेट्स को ये हिट कर सकता है, जो इसका एडवांटेज हो जाता है। साथ में क्या है, ये एक सॉलिड फ्यूल रामजेट मोटर से चलता है। अब ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसको हम डेवलप करते हैं एज अ क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के हाइब्रिड फॉर्म। जनरली मिसाइल सिस्टम्स को अगर आप समझोगे तो दो तरीके के मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में हम एक रॉकेट मोटर को यूज करते हैं। कोई भी एक मिसाइल सिस्टम रॉकेट के जैसे चलता है और अपने फ्लाइट पाथ के आधे पार्ट में रॉकेट के थ्रू प्रोपेल होता है, आधे या 1/3 पार्ट में रॉकेट के थ्रू प्रोपेल होता है, जब तक ये ऊपर असेंड नहीं करता। असेंड कर जाने के बाद ये एटमॉस्फेयर में रहता है और फिर वहां पर इसका रॉकेट मोटर खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, हट जाता है। उसके बाद रॉकेट मोटर नीचे की उसके बाद बचा हुआ वॉरहेड उसी रॉकेट मोटर से मिली हुई एनर्जी से नीचे की तरफ चलता है और जाकर के टारगेट्स को हिट करता है। अब ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है एट अ पॉइंट, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी होती है। दूसरे तरफ होती है क्रूज मिसाइल सिस्टम्स। क्रूज मिसाइल सिस्टम्स में एक एयरक्राफ्ट बेस्ड सिस्टम हमको देखने मिलेगा, जिसमें टर्बोफैन इंजन हो सकते हैं या टर्बोजेट इंजन हो सकते हैं, या इवन अब तो एडवांस मिसाइल सिस्टम्स में रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन भी होते हैं। ये मनूवर करते हैं, ग्राउंड के पास चल सकते हैं, किसी भी फ्लाइट पाथ में चल सकते हैं और अपने टारगेट को प्रिसीजन के साथ हिट कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल सिस्टम्स में एक एडवांटेज ये भी होता है कि अगर टारगेट मूविंग है तो मूविंग टारगेट को भी हम बार बार करेक्शंस करके, उस मिसाइल के एक्चुअल पाथ में करेक्शंस करके मूविंग टारगेट को हिट कर सकते हैं। कुछ ऐसे मिसाइल्स भी होते हैं जो हाइब्रिड सिस्टम्स के साथ जुड़ जाते हैं, जिसमें इसमें एक रामजेट प्रोपल्शन होता है। ये रामजेट प्रोपल्शन एक तरीके का एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम है। इस रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम में हम एयरक्राफ्ट के इंजन में, या जो हमारा बेसिक इंजन है मिसाइल का इंजन, उस मिसाइल के इंजन में बहुत तेजी से एयर को अंदर की तरफ सक इन करते हैं और फिर उस एयर को इंजन में गर्म करते हैं और फिर उसके बाद उसको बाहर की तरफ प्रोपेल आउट करते हैं। इस प्रोपेल आउट करने से जो एयरक्राफ्ट है या उससे जुड़ा हुआ जो भी मोटर है उसको एक बहुत तेज वेलोसिटी मिल जाती है, और ये सुपरसोनिक स्पीड यानी कि 2 मैक, 3 मैक, इवन 4 मैक तक की स्पीड तक उसको ले जाता है। ये जो सिस्टम है हमारा मिटेओर का,
मिटियोर में हमने दोनों चीजों के कॉम्बिनेशंस को जोड़ा हुआ है। इस मिसाइल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो इस मिसाइल सिस्टम में हमारे पास पीछे की तरफ एक रॉकेट मोटर जैसा है जिसको हम डक्टेड रॉकेट बोल देते हैं, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रॉकेट। ये रॉकेट इनिशियली इस मिसाइल को जब हम इस मिसाइल को प्रोपेल करते हैं तो इनिशियली इस रॉकेट के थ्रू ये प्रोपेल होता है या रॉकेट मोटर के थ्रू प्रोपेल होता है, और सॉलिड रॉकेट होता है। तो सॉलिड रॉकेट होने से के साथ फायदा यह है कि फ्यूल इमीडिएटली बर्न होता है और बहुत हाई थ्रस्ट इमीडिएटली हमको मिल जाता है। ये रॉकेट जब बर्न हो जाता है तो इस मिसाइल को एक इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है, पहले ही एक वेलोसिटी में आ जाता है। उस वेलोसिटी में आने के बाद इसके एयर प्रोपल्शन सिस्टम्स या एयर डक्टिंग सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं, जो बन जाते हैं रामजेट्स। इन रामजेट इंजन्स के थ्रू, इन रामजेट्स के थ्रू बहुत तेजी से एयर इसमें सक इन की जाती है। ये एयर सोनिक स्पीड या सब सोनिक या इवन सुपरसोनिक स्पीड तक सक इन की जा सकती है, यहाँ पर गर्म की जाती है, और फिर एग्जॉस्ट जब बाहर निकलता है तो इसको सुपरसोनिक स्पीड पर ये ले जाता है, जिससे मिसाइल बहुत तेजी से चल सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट्स तक चल सकती है। अब जैसा एक बैलिस्टिक मिसाइल में होता है कि मिसाइल आधे पाथ तक रॉकेट से चलती है और उसके बाद उसको मनूवर कर पाना या उसके डायरेक्शन को चेंज कर पाना या उसको किसी दूसरे टारगेट पे ले जाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इस टाइप की मिसाइल सिस्टम्स में क्या है, इनिशियली तो रॉकेट चल रहा है, बाद में क्रूज मिसाइल जैसा रामजेट आ गया, तो इसको मनूवर कर पाना बहुत इजी है। इसलिए एक बार में अगर टारगेट चेंज होता जाता है तो उन चेंजिंग टारगेट्स के अकॉर्डिंग भी इसको मनूवर कर सकते हैं इस तरीके की मिसाइल को। साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल का एक बेसिक फिनोमिना जो होता है मल्टीपल इंजेक्शन या मल्टीपल टारगेट्स को हिट करना, वैसा ही एक फिनोमिना इस तरीके के मिसाइल में हम लोग यूज कर सकते हैं, जो एक बार में जब लॉन्च होगा तो आसपास के मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में एंगेज कर सकता है। जो हमको देखने मिला इस मिसाइल सिस्टम में, एक ही साइड के डिफरेंट लोकेशंस को हमने हिट किया, टारगेट किया, बिकॉज हमारे पास इस मिसाइल सिस्टम का एक एडवांटेज था, एक मिसाइल से ही हम मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर पा रहे थे। तो ये इस तरीके से कुछ रामजेट इंजन्स होते हैं जिसमें हम प्रोपल्शन कर सकते हैं, एयर को अंदर भेज सकते हैं, हीट कर सकते हैं, और एक सोनिक वेलोसिटी से एयर को बाहर भेजेंगे या सुपरसोनिक वेलोसिटी से एयर को बाहर भेजेंगे, कंप्रेस्ड एयर को, जिससे ये पूरा रॉकेट सिस्टम आगे की तरफ भागता है सुपरसोनिक वेलोसिटी से। तो ये भी हमको देखने मिला है इस मिसाइल सिस्टम के थ्रू, जो कि हमारी मिटियोर मिसाइल सिस्टम। ये इस तरीके से सॉलिड फ्यूल डक्टेड मॉडल काम करते हैं, जिसमें आगे की तरफ इस मिसाइल सिस्टम में हमारा वॉरहेड या मेजर जो पेलोड है जिसको हमें ब्लास्ट करना है वो रखा होता है, उसके पीछे रामजेट सिस्टम्स होते हैं, और उनके पीछे सॉलिड फ्यूल की एक रॉकेट मोटर होती है। ये रॉकेट मोटर इनिशियली बर्न होती है, जो रॉकेट को आगे की तरफ या पूरी मिसाइल को आगे की तरफ ले जाती है। इसके बर्नआउट हो जाने के बाद यहां से रामजेट्स काम करना शुरू करते हैं, रामजेट्स में एयर जाती है और ये सुपरसोनिक वेलोसिटी से ये मिसाइल चलने लगती है, और इस पेलोड को मल्टीपल इंजेक्टेबल टारगेट्स में भी हम बना सकते हैं, जिससे मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे रफाल की सुप्रीमेसी के साथ हमको मिल जाता है। ये एंग्लो फ्रेंच डेवलपमेंट है, फ्रांस ने इसको डेवलप किया 1990s में, और अभी यूक्रेन वॉर में ये भी बहुत यूज हुआ यूरोप की तरफ से, नाटो की तरफ से। लेकिन इंडिया को ये रफाल के थ्रू मिल गया है, जिसने एक वेपन सुप्रीमेसी दे दी है हमको। पाकिस्तान में ना जाते हुए भी हम अपनी लोकेशंस पर बैठकर भी इन मिसाइल सिस्टम्स के थ्रू उनकी टारगेटेड लोकेशंस को हिट कर सकते हैं बिना कोलेटरल डैमेज के, या अगर एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को हिट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, जो एडवांटेज हमको देखने के लिए मिला इससे। और फिर सबसे बड़ा रामबाण जो इंडिया के पास है, इंडिया ने खुद बनाया है, वो है हमारा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो खुद एक रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसा काम करता है, ये भी रामजेट्स पर काम करते हैं, और ये क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसको इंडिया और रशिया ने मिलकर के बनाया है। और ये एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है जिसके मल्टीपल वेरिएंट्स हमको देखने के लिए अभी मिल जाते हैं। इन मल्टीपल वेरिएंट्स को अगर हम समझेंगे तो उसमें खास तौर पर हमको देखने मिलती है जो आर्मी यूज करती है ब्रह्मोस ब्लॉक 1, जो 290 किलोमीटर तक की रेंज तक हिट कर सकती है, लो फ्लाइंग कंडीशंस में भी हिट कर सकती है, इसलिए एनिमी रडार्स को भी ये इजीली बाईपास कर सकती है। हाइपरसोनिक कंडीशंस पर चली जाती है, या सुपरसोनिक कंडीशंस से हाइपरसोनिक कंडीशंस तक जा सकने की पॉसिबिलिटी रखती है। अभी हम ब्रह्मोस मैक 2 भी बना रहे हैं जो हाइपरसोनिक हो जाएगा,
अभी सुपरसोनिक स्पीड्स पर ये क्रूज मिसाइल काम कर सकती है, तो एनिमी रडार को बहुत इजीली बाईपास भी कर सकती है। इसमें स्पेसिफिकली हमको एक वेरिएंट देखने मिलता है जो कि हमको एयरफोर्स का वेरिएंट देखने मिलता है, ब्रह्मोस ए, जिसको पॉसिबली अभी इंडिया ने कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से टारगेट्स को हिट किया और जितने प्रिसीशन के साथ किया है, वो इस मिसाइल के अलावा कोई दूसरा कर पाए इंडिया के मिसाइल सिस्टम्स में अभी हमको उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। और ये एक सुप्रीम मिसाइल है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम ब्रह्मोस को देखेंगे तो इस लेवल की मिसाइल या इस लेवल की क्रूज मिसाइल अभी कम ही है, और इंडिया के पास या साउथ ईस्ट एशिया में तो ऐसी मिसाइल्स नहीं है। तो ब्रह्मोस ए जब हम देखते हैं, जो कि हमको देखने मिलता है 400 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकता है, ये एक सुपरसोनिक एयर लॉन्च्ड मिसाइल बन जाती है, जिसको पॉसिबली भी हमने यूज किया है। ये भी हमारा एक मेजर रामबाण है जिसने टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प किया होगा। साथ ही साथ हमको ये भी देखने मिलता है इंडिया ने एक और चीज लेकर आए हैं, जो है हमारा ल्यूटरिंग म्यूटिनेशन या ल्यूटनिंग म्यूनेशन, जिसको हमने कहा। ये एक तरीके के सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। ये ऐसे ड्रोन्स होते हैं जिनके ऊपर वॉरहेड्स को रखा जा सकता है, और ये वॉरहेड्स को 15 से 30 किलोमीटर तक की रेंज, इवन 100 किलोमीटर तक के लिए प्लान किया गया है, पर अभी इनिशियली 15 से 30 किलोमीटर तक की रेंज तक इन वॉरहेड्स को भेजा जा सकता है, और ड्रोन जाएगा कॉम्बैट सिचुएशन में या किसी एक पर्टिकुलर टारगेट तक प्रिसीशन से जाएगा, क्योंकि उसको जीपीएस कंट्रोल किया जा सकता है, एक्टिव होमिंग की जा सकती है इसकी, एक्टिव इनर्शियल गाइडेंस दिया जा सकता है, एक्टिव रडार्स उस पर लगाए जा सकते हैं, और उन एक्टिव रडार्स के थ्रू ये अपने टारगेट तक प्रिसीशन से जाएगा और उन जगहों पर वॉरहेड्स को प्रॉपल करके उस पूरी लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक बार में मल्टीपल ऐसे कॉम्बैट ड्रोन्स को भेजा जा सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड, इंडिया में ही डेवलप्ड, हमारा स्वदेशी है ये है हमारा नागास्त्र। इस नागास्त्र ने लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक फ्लाई आउट किया है। अब ये एक ड्रोन सिस्टम है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, तो हमें इसमें किसी तरीके से ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ ह्यूमन कंट्रोल की जरूरत है। ह्यूमन कंट्रोल के थ्रू और जीपीएस गाइडेंस के थ्रू, डे नाइट सर्वेलेंस कैमरा के थ्रू, फ्रेगमेंटेड वॉरहेड्स के थ्रू हम वॉरहेड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर भी रख सकते हैं। एक ही वॉरहेड को एक जगह पर छोड़ सकते हैं, या अलग अलग वॉरहेड्स को आसपास की लोकेशंस पर डाल सकते हैं। ये सारी एबिलिटी हमको ये नागास्त्र 1 के थ्रू मिल जाती है। तो ये भी एक ऐसा रामबाण है जिसने कॉम्बैट सिचुएशन में इंडिया को एक सुप्रीमेसी दे दी है। अब हम वो वाली आर्मी नहीं है कि सिर्फ फ्रंट पर सिर्फ अपने अदम्य साहस से जीतते हैं, लेकिन हम वो वाली आर्मी भी है जिसके पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स हो या पाकिस्तान आर्मी हो, उसको डायरेक्टली कॉम्बैट कर सकते हैं इजीली। तो अगर हम इसको समझेंगे, और इन सब के साथ हमारे नेवी का जो बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट है, उसने भी बहुत हेल्प किया। ये एक थिएटर कमांड में थे। इनफैक्ट ये सारे एयरक्राफ्ट एक पूरी थिएटर कमांड में था, जिसके फ्रंट एंड पर हमको रफाल देखने मिलता है। रफाल ने मेटियोर्स, रफाल ने स्कैल्प मिसाइल सिस्टम्स के थ्रू टारगेट्स को हिट किया। कुछ टारगेट्स को रफाल के मिसाइल सिस्टम्स ने हिट किया, फिर कुछ टारगेट्स को नागास्त्र 1 के म्यूनिशंस ने हिट किया, फिर कुछ को हमने अपने मिराज 2000 या सुकोई से हिट किया, जो कि हमारे हैमर बॉम्ब सिस्टम्स थे, वहां से भेजा। तो एक पूरी फ्लीट थी, जहां पर आगे रफाल है, पीछे की तरफ सुकोई 30 साथ में चल रहा है, पीछे की तरफ मिराज 2000 साथ में चल रहे हैं, फिर तीसरी तरफ से ये हमारा P-8I एयरक्राफ्ट हमारे पीछे के थिएटर कमांड्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमने इसको यूज करके पहला तो एनिमी रडार्स को जैम भी किया, एनिमी रडार्स को फेल किया, फिर दूसरी तरफ ऐसे मिसाइल सिस्टम्स को यूज किया जो एनिमी रडार्स को बाईपास कर सकते थे, फिर तीसरी तरफ ऐसे मिसाइल सिस्टम्स को भी यूज किया जो मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। जहां पर हम मिसाइल सिस्टम्स हमारे पकड़ सकते थे या डिस्ट्रॉय हो सकते थे, उन जगहों पर हमने ड्रोन्स को यूज किया, ड्रोन्स ने अपना काम किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा, ये सारी चीजों के साथ साथ हमारे पास ऐसे मिसाइल सिस्टम्स थे जो मल्टीपल टारगेट्स को भी हिट कर रहे थे। तो एक बार में हमने 9 साइट्स को कवर किया है, या 9 साइट्स में डिस्ट्रॉय किया है। उन 9 साइट्स में हमने 24 मिसाइल्स छोड़े, या 24 वॉरहेड्स को छोड़ा है, 24 तरीके के वॉरहेड मेथड्स को छोड़ा है, जिसके थ्रू हमने ये हिट किया। तो इंडिया के रामबाण
टेक्नोलॉजिकली बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। इंडिया की आर्मी हो या इंडिया का एयरफोर्स हो, टेक्नोलॉजिकली बहुत इंप्रूव हो चुका है। हाँ, रफाल एक एयर सुप्रीमेसी को साथ को लेके तो आता ही है। हम बहुत तेजी से एयर सुप्रीमेसी ला सकते हैं, या जब हमारी डॉज फाइट होती है या कॉम्बैट सिचुएशंस होती हैं जहां पर एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को चेज कर रहा है, उसमें रफाल की सुप्रीमेसी तो है ही पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट। पर रफाल में जो वेपन सिस्टम्स हैं उनने भी हमें एक कॉम्बैट सुप्रीमेसी दे दी। अभी एक बहुत लॉजिकल सी बात है, इतनी सुप्रीमेसी हो जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रफाल को एक छोटा सा खिलौना जैसा समझते थे। अभी हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो रफाल की मौकरी कर रहे थे कि अरे रफाल से क्या ही कर लोगे, पाकिस्तान से लड़ लोगे। लेकिन रफाल ने ये प्रूव कर दिया है कि इसकी सुप्रीमेसी सिर्फ एयर में नहीं है, इसकी सुप्रीमेसी वेपन्स में भी है। इंडिया ने ये प्रूव कर दिया है कि हमने अगर इन्वेस्टमेंट, डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो वो डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, और क्यों इंपॉर्टेंट थे, कैसे इंपॉर्टेंट थे, वो हमको देखने मिलता है। सिर्फ रफाल नहीं, S-400 मिसाइल सिस्टम हो, जो अभी हमको रिसेंटली देखने मिला कि S-400 मिसाइल सिस्टम्स ने पाकिस्तान के जितने भी एयरबोर्न टारगेट्स थे, एयरबोर्न जो टारगेट्स हमारे तरफ आ रहे थे, उन सबको न्यूट्रलाइज भी किया। तो इंडिया इस समय पर डिफेंस सुप्रीमेसी में है। इंडिया इस समय पर टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी में है। इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ रामबाण नहीं है, इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के एम्यूनेशंस नहीं है, इंडिया के पास एम्यूनेशंस की एक बहुत बड़ी फ्लीट है। और जहां जैसा रिक्वायर्ड होगा, जहां जैसा चाहेगा, इंडिया अपने वेपन्स को यूज करके उन सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।